बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रमूज़ औक़ाफ़ और अलामात पर बहस करेंगे। इसको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो आप रमूज़ औक़ाफ़ और अलामात का हिस्सा दिया गया है, इसमें से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको हल करना होगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप रमूज़ औक़ाफ़ और अलामात को गौर से समझें, पढ़ें और इसकी तैयारी करें, ताकि कल जब आपका पेपर हो तो आपको उसमें किसी किस्म की तकलीफ़ न हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके सामने बोर्ड मौजूद है और उस पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखिए रमूज़ औक़ाफ़ से नीचे जो हमने लिखा है नंबर 1 पर 3 अल्फाज का मजमूआ, यानी रमूज़ जमा रम्ज़ की, जबकि औक़ाफ़ जमा वक्फ़ की। उसके बाद तीसरा जो हर्फ है और के बाद जो हमने लिखा हुआ है अलामात, तो ये जमा अलामत की, यानी रम्ज़ की जमा रमूज़, वक्फ़ की जमा औक़ाफ़ और अलामत की जमा अलामात। अब नीचे देखिए लफ्ज़ रम्ज़ के ऊपर गौर कीजिए। ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इशारा करना, राज, आँख का इशारा। जबकि उसके बाद देखिए वक्फ़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ठहराव, तवक्कुफ़। उससे आगे बढ़िए और देखिए अलामत। अलामत भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है निशान, इशारा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके इस्तिलाही मतलब देखिए, रमूज़ औक़ाफ़ ऐसी अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले और एक जुमले के मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ये बात अच्छी तरह से याद रखिए कि दुनिया की तकरीबन सभी ज़ुबानों में रमूज़ औक़ाफ़ पर काम किया जाता है और किया गया है। इसी तरह से रमूज़ औक़ाफ़ और अलामात दुनिया की तकरीबन सभी ज़ुबानों के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अगर रमूज़ औक़ाफ़ नहीं होंगे तो इससे सबसे बड़ा बहरान ये पैदा हो जाएगा कि एक कारी, एक पढ़ने वाला शख्स जो है वो किताब कैसे पढ़े, वो एक इबारत या एक इक़्तिबास पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप देखिए फुल स्टॉप ना हो, किसी जगह सकता ना लगा हुआ हो, किसी जगह वक्फा ना लगा हुआ हो, कहीं कॉमा ना हो, यानी इसी तरह से कॉलन डैश ना मौजूद हो, तो आप गौर कीजिए कि हमारे लिए इबारत के जुमलों को अलहदा करना और ये समझना कि कहाँ पर इबारत अपने इख्तिताम को पहुँची है, ये इंतहा दर्जा का मरहला मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि तकरीबन दुनिया की सभी ज़ुबानों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्दू ज़ुबान के अंदर भी रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, एक बार फिर मैं इसकी तारीफ़ पढ़ देता हूँ जो आपके सामने मौजूद है। रमूज़ औक़ाफ़ ऐसी अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले और एक जुमले के मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती हैं। जी हाँ, जहाँ जुमला ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। उर्दू में उसे ख़त्मा कहा जाता है। और इसी तरह से जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा रमूज़ औक़ाफ़, जहाँ पर सकता ख़त्म हो जाएगा, वहाँ जुमले का यानी कि एक हिस्सा एट सम एक्सटेंट इख्तिताम को पहुँचा।
یا مختلف بنڈل، مختلف جو حصے ہیں جملے کے، جو ایک بنڈل کی صورت میں ہوتے ہیں، جو ایک ہی سے متعلقہ، ایک ہی بات سے متعلقہ ہوتے ہیں، کبھی مترادف ہوتے ہیں، کبھی متضاد ہوتے ہیں، کبھی مختلف جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کے اندر درمیان فرق کرنا بھی رموز اوقاف کے ذریعے ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس سے نیچے تھوڑا سا یہ وضاحت کر دی ہے کہ رموز اوقاف کی تاریخ کیا ہے اردو زبان و ادب کے اندر۔ سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں رموز اوقاف کا ذکر کیا، بلکہ استعمال کیا رموز اوقاف کو، یعنی حالی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اردو زبان کے اندر رموز اوقاف کا استعمال کیا، اور یہ ان کی کتاب یادگار غالب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلی اسی عہد کی شخصیت ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان بھی ایک ایسی عظیم الشان شخصیت تھے جنہوں نے رموز اوقاف پر اظہار خیال کیا، اور بعد ازاں رسالہ تہذیب الاخلاق میں جس کی جلد پنجم ہے، یکم رمضان 1201 ہجری میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یکم رمضان 1201 ہجری میں انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر مضمون لکھا۔ بعد ازاں جب مقالات سر سید کو کی تدوین کی گئی، اور اس کے جلد ہفتہ میں مولانا اسماعیل پانی پتی نے وہی مضمون شامل کیا۔ یعنی حالی کے بعد جو دوسری شخصیت ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان، جنہوں نے رموز اوقاف کے بارے میں سوچا، اظہار خیال کیا، اور اس کے اوپر مضمون بھی لکھا۔ اس کے بعد آگے چلیے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو اگلی شخصیت آتی ہیں وہ ہیں مولوی نظام الدین ننوتوی۔ مولوی نظام الدین ننوتوی نے اوقاف العبارت باقاعدہ ایک کتاب لکھی۔ 1900 عیسوی میں یہ کتاب منصہ شہود پر آئی، انہوں نے یہ کتاب لکھی اوقاف العبارت۔ یقیناً اس حوالے سے باقاعدہ جو اوقاف العبارت ہے، یہ پہلی کتاب ہے جس میں رموز اوقاف کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی شخصیت ہیں مولوی سید ممتاز علی۔ مولوی سید ممتاز علی ایک انتہائی پڑھی لکھی شخصیت تھے، اور سید امتیاز علی تاج کے والد ہیں۔ آپ نے رسالہ کہکشاں میں 1922 عیسوی میں رموز اوقاف کے حوالے سے بحث کی، اور باقاعدہ طور پر ایک مضمون لکھا جو رسالہ کہکشاں میں چھپا، شائع ہوا۔ مولوی سید ممتاز علی کے بعد ایک اور بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت ڈاکٹر عبدالستار صدیقی ہیں۔ انہوں نے رسالہ اردو میں اردو رسم الخط میں اصلاح کے عنوان سے ایک مضمون لکھا، اور یہ مضمون رسالہ اردو میں 1923 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے رموز اوقاف اور علامات کے حوالے سے بحث کی، یعنی اس رسالے میں بھی انہوں نے اردو رسم الخط کی اصلاح کی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رموز اوقاف پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ دیکھیے، سمجھیے کہ اردو کے اندر حالی کے بعد رموز اوقاف کی اچھی خاصی ضرورت محسوس ہونے لگ گئی تھی، اور لوگ اب اظہار خیال کرنا شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا، یعنی حالی سے پہلے اس حوالے سے اردو زبان کے اندر اس پر بحث نہیں ہوتی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب کے اندر رموز اوقاف کو استعمال کیا، اور اس کے بعد اردو دان طبقے میں اس سے واقفیت بھی بڑھی، اور اس کی ضرورت کا احساس بھی ہوا۔ چنانچہ آخر کار مولوی عبدالحق بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے قواعد قرأت کی منظوری دی، یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پر اردو زبان و ادب کے اندر رموز اوقاف اور علامات کو رائج کرنے کی منظوری دے دی۔ عزیز طلباء و طالبات، رموز اوقاف
दरअसल अंग्रेजी के अंदर इससे पहले इस्तेमाल हो रहे थे, और उससे भी पहले अरबी ज़ुबान के अंदर रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल होता रहा है। और ये उर्दू के अंदर बाद अज़ां आए, और अंग्रेज़ी रमूज़ औक़ाफ़ अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर इसको पंक्चुएशंस कहते हैं। हो सकता है कि आपने साल दोम से पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान में पंक्चुएशंस पढ़ रखे हों। तो मैंने इसके साथ जो हमारे उर्दू अदब के अंदर रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ना सिर्फ उसके उर्दू नाम बताऊं, बल्कि उसकी अलामतें भी बताऊं और उसका अंग्रेज़ी नाम भी बता दूं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आपने अंग्रेज़ी में इससे पहले पढ़ रखा है, या हम आम तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान के जो रमूज़ औक़ाफ़ हैं, पंक्चुएशंस हैं, उससे ज़्यादा यूज़ टू हैं, उनके नाम भी हम जानते होते हैं, और इसी तरह से उनका इस्तेमाल भी जानते होते हैं। मसलन जब आपको सख्ता कहा जाए और उसके बजाय कॉमा लगाना कहा जाए, तो वो ज़रा थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान के अंदर रमूज़ औक़ाफ़ की पहचान और इसके बारे में इसका जो मकाम इस्तेमाल है, इस हवाले से बहुत बाद में शनासाई बढ़ाई जाती है और लेक्चर्स दिए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं अब आपको उनके नाम बता देता हूँ ताकि आप और उसकी अलामतें भी बता देता हूँ। बाद में मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से आपके पेपर में आएंगे, बतौर ऑब्जेक्टिव ये इस्तेमाल होंगे, यानी मारूजी के तौर पर ये आएंगे। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 पर लिखा हुआ है उर्दू नाम सख्ता, जबकि इसकी अलामत आपके सामने है सख्ता की, और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं कॉमा। दूसरे नंबर पर नंबर 2 है वक्फा। वक्फा की अलामत आप नजर आ रही है सेमी कॉलन, इस अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है राबता, और जो राबता है इसमें आप इसकी अलामत आपको नजर आ रही होगी, जिसे कॉलन हम कहते हैं, इसे कॉलन अंग्रेजी जुबान में कहा जाता है। नंबर 4 के ऊपर है तफसीलिया, और तफसीलिया के आप देखिए कॉलन डैश, जाहिर है ऊपर आप कॉलन पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह कॉलन और उसके साथ एक डैश, यह तफसीलिया इसे कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर देखिए यह खत्मा। खत्मा की अलामत इसे अंग्रेजी में कहते हैं फुल स्टॉप। थोड़ा सा अंग्रेजी और उर्दू में फ़र्क यह है कि उर्दू में थोड़ा सा हल्का सा इसे फैला के लिखा जाता है, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे एक नुक्ते की सूरत में लिख दिया जाता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये मुख्तलिफ़ अलामतें जो हैं उसमें अंग्रेज़ी में थोड़ा सा उनमें फ़र्क होता है। मसलन सख्ता जो है ये ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में नीचे की तरफ होता है, यानी कॉमा। और इसी तरह तफसीलिया जो है इसका आप देखिए कि ये लेफ़्ट साइड पर, बाएं साइड पर इसके अंदर डैश है, अंग्रेज़ी में जो है ये राइट साइड पर दाएं तरफ होता है। इसी तरह से मैंने आपको ख़त्मा का बता दिया कि ख़त्मा जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये बिल्कुल एक नुक्ते की सूरत में होता है, जबकि उर्दू ज़ुबान में ये थोड़ा सा फैला के लिखा जाता है। उस नंबर 6 देखिए सवालिया, यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। और देखिए इसकी जिसकी शक्ल इस अलामत की देखिए, ये उर्दू में इस तरह होगी, लेकिन जो इसका हुक बना हुआ है ये जब आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ेंगे तो इसके दूसरी तरफ होगा, यानी जुमला जिस तरफ से आ रहा है उसके सामने ये आएगा। उसके बाद 7वें नंबर पर आप देखिए फिजाइया, निदाइया या इस्तेजाबिया। ये अलामत आप देखिए फिजाइया, निदाइया या इस्तेजाबिया, इसे 3 नाम इसके हैं। हम जब आगे इसकी एक एक की वजाहत करेंगे तो उस वक्त हम इसको पढ़ेंगे कि फिजाइया किसे कहते हैं, निदाइया या इस्तेजाबिया किसे कहते हैं। इसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। नंबर 8 पर देखिए
नंबर 8 पर है कौसैन। तो यानी आप तीनों तरह की ब्रैकेट्स जो हैं ये इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल हैं। तो कौसैन जो है ब्रैकेट्स को कहते हैं और इसका इस्तेमाल भी उर्दू के अंदर होता है। नंबर 9 पर देखिए ख़त, लाइन, लाइन या डैश। इसे लाइन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लाइन और डैश, आप दोनों तरह से, लेकिन उर्दू में से ख़त कहेंगे। नंबर 10 पर आप देखिए, नंबर 10 पर वावेन। ये जो है ये आपके सामने है कि ये वावेन, यानी इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कामास अंग्रेजी जुबान के अंदर, और इसका इस्तेमाल भी इसी तरह ही होता है। नंबर 11 पर देखिए, और यह खत्ते फासिल। उर्दू जुबान में खत्ते फासिल और अंग्रेजी में ओब्लिक। उर्दू जुबान के अंदर इसकी उम्मीद आपको अलामत नजर आ रही होगी। उसके बाद अगला जो है नंबर 12 पर जंजीर या मख्फी, या अंग्रेजी में से कहते हैं हाइफन। हाइफन, जंजीर या मख्फी, इसकी अलामत आपके सामने मौजूद है, हाइफन कहते हैं। और नंबर 13 पर जो है अलामत तखल्लुस। चूँकि ये अलामत तखल्लुस जो है ये उर्दू ज़ुबान के साथ मखसूस है, इस वजह से इसको अंग्रेज़ी में इसका नाम नहीं दिया गया, बल्कि ये चूँकि उर्दू के साथ मखसूस है, उर्दू या फ़ारसी ज़ुबान में, इस वजह से इसकी अलामत जो है सिर्फ हमने उर्दू ज़ुबान में दे दी है। उसके बाद देखिए नंबर 14 के ऊपर आप देखिए, आई होप कि आपको जो है इसकी अलामत नज़र आ रही होगी, अलामत तखल्लुस। और उसके बाद आप देखिए अलामत मिस्रा, छोटा सा हल्का सा ऐन आपने डालना होता है, तो ये अलामत मिस्रा है, और ये भी उर्दू ज़ुबान के साथ चूँकि मखसूस है, इस वजह से इसका अंग्रेज़ी नाम नहीं लिखा गया। और आगे आप देखिए ये अलामत शेर, ये छोटी सी अलामत है। नंबर 15 के ऊपर आप देखिए छोटी सी अलामत है जिसे हम अलामत शेर कहते हैं। और 16 नंबर पर देखिए अलामत हाशिया, ये छोटी सी अलामत और उसके ऊपर नंबर 1 एक लिखा हुआ है, छोटी सी अलामत बनी हुई है, उसी तरह अलामत है जैसी अलामत शेर है तकरीबन, और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 5 जो भी आप हाशिया लिखेंगे। हम जब इसकी तफसील के साथ इसको मैं पढ़ाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि कैसे लिखते हैं। नंबर 17 पर आप देखिए अलामत तलखीस, और आखिर में एक लाइन लगा के जैसे ख़त में आप लगाते हैं अलख, अलिफ लाम खे लिखा हुआ है, अलख लिखा हुआ है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये अलामतें हैं जो मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको मज़ीद इसके ऊपर हो सकता है 3 4 5 लेक्चर्स हो जाएं, ताकि आप रमूज़ औक़ाफ़ को उसके असली, उसकी रूह को समझ सकें, आप उसके अच्छी तरह से उस बात को समझ जाएं। और ये मैं अब आपको ये भी बता दूं कि ये 5 नंबर के आते हैं आपके पेपर में रमूज़ औक़ाफ़, और ये 3 तरह से आएंगे। ये भी हो सकता है कि जो आपको एक लाइन दे दी जाए, ऊपर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि सकता की अलामत ये है, और नीचे 3 4 अलामतें लगा दी जाएं। अब आपने पहचानना है कि कौन सी सकता की अलामत है। इसी तरह से ये भी मुमकिन है कि वहाँ पर अलामत लगा दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें ऐसे ये किस चीज़ की अलामत है, और नीचे सकता, वक्फ़ा, राब्ता, तफसीलिया 4 लिख दिए जाएं, और आपसे पूछा जाए कि ये अलामत कौन सी है और किस रमज़ औक़ाफ़ की है, तो आपको बताना होगा। और एक तीसरा भी तरीका है, और वो ये है कि तारीफ़ लिख दी जाए सकता की, और फिर नीचे अलामत लगाई जाए कि ये कौन सी अलामत की तारीफ़ है। और चौथा तरीका ये हो सकता है कि तारीफ़ लिख दी जाए और नीचे
علامت نہ لگائی جائے، بلکہ وہاں پر باقاعدہ لکھا جائے سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، کہ جو طلبہ و طالبات ہیں وہ خود بتائیں کہ یہ کس کی تعریف، یعنی 4 طریقے سے آپ کو رموز اوقاف دیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ آپ اس کے کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج جو عزیز طلبہ و طالبات آپ کو اچھی طرح سے رموز اوقاف اور اس کی علامتیں سمجھ آ جائیں۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو رموز اوقاف ہے اس میں ایک ایک کر کے ایک ایک کی وضاحت کریں گے، ہر ایک کی تعریف، اس کی علامت اور اس کا جو محل استعمال ہے، کس طرح سے آپ اس کا استعمال کریں گے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے پسند آیا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ یہ نہ صرف پنجاب کے کورس میں بلکہ فیڈرل کے کورس میں بھی رموز اوقاف، اسی طرح سے امدادی افعال، حروف اور مطابقت، یہ آپ کے جو گرامر کا حصہ ہے، قواعد انشاء کا حصہ ہے، اس میں شامل ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے آپ کو ازبر ہونا، کیونکہ آپ کا کم از کم 15 سے 17 نمبر کا جو آبجیکٹیو ہے، معروضی ہے، پنجاب کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کے کورس کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 15 سے 17 نمبر کا جو کورس آبجیکٹیو ہے وہ آپ کے قواعد و انشاء سے آئے گا۔ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے ازبر کر لیا تو یقین جانیے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے لیے بالکل بھی مسئلہ نہیں رہے گا یہ پیپر سے نہ صرف پاس ہونا بلکہ بہت اچھے نمبر لینا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ آپ جب بار بار مشق باہم پہنچائیں گے تو آپ کے لیے اس تمام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں رموز اوقاف پر غور کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے بہت واضح ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، ہر زبان کے لیے ضروری ہے، اور تھوڑی سی توجہ دینے سے اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جب ہم آگے مطابقت پڑھیں گے یا امدادی افعال پڑھیں گے وہ اس کی بنسبت تھوڑے سے مشکل ہیں، تو پہلے ہی آپ کے 5 نمبر کا سوال ہے، اس لیے آپ کو یہ بہرحال ہر صورت میں یاد کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیپر کے اندر اچھے مارکس لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔